नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा आयोजित की गई पीईटी के 15 अक्टूबर पेपर के प्रथम शिफ्ट के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, 40% व्यक्ति समाचार एक्स को पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार वाई को पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों को पढ़ते हैं, यानी कि 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 40% में भी शामिल है और 50% में भी शामिल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने व्यक्ति दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, मतलब कितने प्रतिशत व्यक्ति ऐसे होंगे। तो ध्यान से समझिएगा, 10% ऐसे हैं जो कि 40% में भी शामिल है और 50% में भी शामिल है, यानी कि कॉमन है। तो इस प्रकार से कुछ हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो कॉमन वाला पार्ट है, ये वाला, यही 10% को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 10% रख देता हूँ और मान लीजिए मैं इसको समाचार एक्स मान ले रहा हूँ, इसको वाई मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 40% लोग जो है वो समाचार एक्स को पढ़ते हैं। मान लीजिए ये एक्स है तो 10 तो इसमें से हो गया, जाहिर सी बात है इधर 30 ही बचेगा। और वाई की अगर बात करें तो 50% लोग पढ़ते थे, 10% ये हो गया कॉमन वाला, यानी 40% इधर बचेगा। टोटल को जोड़िए, कितना हो गया? टोटल हो जाएगा आपका 80%। देखिए टोटल को जोड़ेंगे तो 80% लोग ऐसे हैं जो कि समाचार पत्र पढ़ते हैं। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो 80% तो हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी 20% ऐसे हैं जो कि कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, 5 परिणाम का जब औसत 46 दिया गया तो सभी पांचों परिणामों का योग अगर हम लोग निकाल लें तो कितना हो जाएगा? 46 × 5, यानी कि 6 × 25 के 0 और 3 हाथ में 5 चौक 20 और 3 23, 230 योग होगा। और कहा जा रहा है कि पहले 4 का 45 है, तो जब पहले 4 का योग 45 है तो इसका कुल योग निकाल लें अगर हम लोग, औसत दिया गया 45, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 4 × 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 चौके 16 और 2 18, यानी कि कितना बचा? 50 शेष बचा। 50 क्या है? ये पांचवा अंक होगा, यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी 50 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, √29.8116 और √77.44, इसका मान क्या होगा? तो देखिए आप लोग वर्गमूल निकालने की विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान आएगा 546। कितना आ जाएगा? 546। और यहाँ पर देखिए 4 अंक पर दशमलव था, तो यहाँ पर वर्गमूल में 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा। और इसका जब आप मान निकालेंगे तो इसका मान आएगा 88 आएगा। और जिसका मान आप लोग का हो जाएगा 2 अंक, 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव था। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 14.26, यानी कि विकल्प नंबर सी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14.26 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। विकल्प नंबर बी यहां पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर देखिए ब्रैकेट में दिया गया 5.21 × 6.32 और माइनस में 2.9272 दिया गया है। तो बॉडमास रूल से सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 32.9272। और यहाँ पर देखिए 2.9272 दिया गया है, इसमें से जब घटाएंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये कैलकुलेटिव प्रश्न दिया गया है। अगर इसको आप एज इट इज करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय आपका व्यतीत होगा। कुछ आपको ट्रिक्स अप्लाई करना होगा। जैसे कि देखिए पहला टर्म क्या दिया गया है? 0.05 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर मैं 50 लिख दूं और नीचे 1000 से भाग दे दूं तो क्या इसका मान 0.05 आएगा? बिल्कुल आएगा। अब इसके बाद से होल का स्क्वायर मैं कर दे रहा हूं। फिर इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से समझिएगा, प्लस में दिया गया है, इसको मैं लिख देता हूं 410 और नीचे मैं भाग दे देता हूं 1000 से। ठीक है, 1000 से भाग देने पर 400.41 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं। फिर अगला टर्म इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 73 का होल स्क्वायर, माफ करिएगा 73 और 73 डिवाइडेड बाई 1000। 73 में 1000 से मैं भाग दूंगा तो इसका मान 0.73 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर बट्टे में देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.05 को यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 50 डिवाइडेड बाई 40। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 0.041 को मैं क्या लिख सकता हूं? 410 और डिवाइडेड बाई 10,000 का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं प्लस 73 डिवाइडेड बाई 10,000 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए तीनों में आपको 1000 नीचे कॉमन दिख रहा है, तो 1000 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो चूंकि ऊपर सब में स्क्वायर है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा?
10 पर घात 6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर ध्यान से समझिएगा, पहले ब्रैकेट में बचेगा 50 का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 410 का स्क्वायर, तीसरे ब्रैकेट में बचेगा 73 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। और डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए यहाँ पर सब में 10 जा रहा है, यानी कि 10 पे घात 4, और सब पर स्क्वायर है, यानी कि 10 पर घात 8 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। यानी कि हमारा बचेगा 1 बटे 10 पर घात 8, और नीचे देखिए क्या बच रहा है, 50 का स्क्वायर। इसी प्रकार से देखिए इस वाले ब्रैकेट से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 410 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, 73 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाला ये वाला पूरा पार्ट इस वाले के पूरे पार्ट के एज इट इज है, यानी कि हमारा केवल मान क्या आ गया यहाँ पर, देखिए 1 बटे 10 पर घात 6 और डिवाइडेड बाई 1 बटे 10 पर घात 8। तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि 10 पर घात 8 में से 10 पर घात 6 एक तरीके से घात से घात कट जाएगा, क्योंकि आधार समान है। तो हमारा क्या बचेगा, 10 पर घात 2 केवल शेष बचेगा, और इसका मान कितना आएगा, 100 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 100 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, नूतन पुरातन। नूतन मतलब नया और पुरातन मतलब कि पुराने के सेंस में, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, ये विलोम है। बाकी की अगर बात करें तो निषिद्ध का विषिद्ध होता है, तो ये गलत है। कर्कश का खुरखुरा दिया गया जबकि ये खुरदुरा होता है, तो ये भी गलत है। जोड़ का घटाव होता है, यहाँ पर मेल दिया गया, तो ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा नूतन का पुरातन, यहाँ पर विलोम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है। यानी कि जो चीज़ संभव नहीं है उसके बारे में कल्पना करने के सेंस में है। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी असंभव बातों की कल्पना करना यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि का संधि विच्छेद महाधन ऋषि होगा। देखिए यहाँ पर गुण संधि है, अगर पूछा जाता है कौन सी संधि है तो गुण संधि उत्तर होता। यहाँ पर होता क्या है कि देखिए महा का आ अंतिम वर्ण आ मिल रहा है और ऋषि का पहला वर्ण री मिल रहा है, तो आ प्लस री मिल करके यहाँ पर अर में कन्वर्ट हो गया। देखिए महर्षि को पढ़िए महर्षि और र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर डी। केवल आपसे संधि विच्छेद पूछा गया था तो महाधन ऋषि इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। निगेटिव वाला पूछा जा रहा है। पहला देखिए अनिल और अनल दिया गया, अनिल मीन्स हवा बताया गया और अनल मीन्स आग, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा और अंश का मतलब होता है कंधा, ये भी बिल्कुल सही है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए अपेक्षा, अपेक्षा मतलब किसी से आशा रखना और उपेक्षा मतलब कि किसी का निरादर करना, तो ये भी सही था, उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अवलंब, अवलंब का अधर दिया गया है और अविलंब, अविलंब का मतलब कि बिना देरी किए हुए होना चाहिए, और यहां पर क्या दिया गया है, विलोकित दिया गया है, इस वजह से यही बिल्कुल गलत है। चूंकि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया था, गलत ही पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। परस्पर मतलब कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए पार्वती का पर्यायवाची रुद्राणी भी होता है, भवानी भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 12 और 13 दिए गए पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि सबसे पहले आप एक बार प्रश्नों पर नजर डाल लीजिए, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। चलिए पहले 12वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। दिया गया है, वॉज कैरोलिन ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, मतलब कि ये पूछा जा रहा है कि जो कैरोलिन थी उसका जो भाई था क्या वो आउटडोर टाइप था। तो चलिए अब पैराग्राफ में इसका उत्तर ढूंढेंगे, और इसके बाद जो दूसरा प्रश्न था वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। वाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड। स्क्विड्स क्या होता है, तो एक समुद्री जीव समझ सकते हैं, उसके सेंस में ये है, ठीक है। तो चलिए पहला पूछा गया था कि जो कैरोलिन्स थी उसका जो भाई था क्या वो आउटडोर टाइप था। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए हर बिग ब्रदर जैक वाज नेवर द आउटडोर टाइप, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर ए नो इसका सही उत्तर है। चलिए इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 13वें नंबर का पूछा गया था, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि वाई वर स्क्विड्स कलेक्टेड, यानी कि स्क्विड्स क्यों एकत्रित किए गए थे। तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये एक समुद्री जीव होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सून इट वॉज टाइम टू कलेक्ट स्क्विड फॉर बेट। बेट मीन्स होता है चारा, यानी कि खाने के सेंस में चारा के तौर पर लेने के लिए समुद्री जीव, इस प्रकार से यहाँ पर इसका सेंस बना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हैं, फॉर बेटिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये महिला है, ये फीमेल है, कोई महिला है और यहाँ पर नीलेश है, इसकी तरफ इशारा करते हुए नीलेश ने कहा कि वह मेरी पत्नी, यानी कि जो फीमेल है वह मेरी पत्नी के दादा, पत्नी के दादा यानी कि पत्नी के फादर के फादर, ध्यान से समझिएगा, पत्नी के फादर के फादर। अब आप कह सकते हैं कि पत्नी के मदर के फादर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर दादा लिखा गया, अगर नाना लिखा गया रहता तब मदर के फादर होते, लेकिन यहाँ पर दादा लिखा गया, यानी ये कंफर्म हो गया कि पत्नी के फादर की बात की जा रही है। ठीक है, कहा जा रहा है कि दादा की इकलौती संतान। अब इकलौती संतान यानी कि दादा की संतान कौन होते हैं, जाहिर सी बात है उनका पिता होगा, और चूंकि यहाँ पर इकलौता बोला गया है यानी कि उनके जो पिता हैं वो अकेले भाई हैं, ठीक है, की संतान है, उनके जो उनके दादा के इकलौते बेटे हैं उनकी इकलौती बेटी है, यानी कि ये जो महिला थी वह उनके दादा के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि महिला नीलेश से किस प्रकार से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है वह पत्नी के बारे में बता रहा था और पत्नी के तरफ ही वो इशारा कर रहा है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्नी हो जाएगा। विकल्प नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, असंगत को अलग करें, यानी कि कौन सा इसमें ऑड है। तो देखिए 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, लेकिन ये 100 किसी का भी क्यूब नहीं होता है, यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर ए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही अलग है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ध्यान से समझिएगा, 1 जनवरी 2006 का समय दिन दिया गया है और 2010 में 1 जनवरी का कौन सा दिन होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऑड डे निकाल लेते हैं कि इन सालों में कितने ऑड डे होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2006 क्या एक लीप ईयर था। लीप ईयर जानने के लिए इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पे ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा, यानी 2006 जो था वो लीप ईयर नहीं था, और जिस भी वर्ष को लीप ईयर नहीं होता उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 दिन। 2006 के बाद 2007 आएगा, 2007 भी लीप ईयर नहीं है, तो यानी ये भी 365 दिन का होगा। 2008 जो है वो लीप ईयर होगा, यानी इसमें 366 दिन होगा। 2009 जो है वो लीप ईयर नहीं होगा, यानी 365 दिन होगा। 2009 तक यहाँ तक हो गया, और 2010 में 1 जनवरी की बात की गई थी, 1 जनवरी की बात की गई थी 2010 में, यानी 1 दिन और हो जाएगा। लेकिन आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, जो हम लोग 2006 से चले थे वो 365 मैंने लिया है, जबकि 1 दिन तो बीत चुका है ना, 1 जनवरी बीत चुका है, तो ये 365 नहीं बल्कि 364 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब यहाँ पर 364 में अगर मैं 7 से भाग दे दूँ तो मुझे ऑड डे पता चल जाएगा। तो चलिए इसको भाग देते हैं, तो 7 5 35, 1 बचेगा और ये 14 यानी कि 2 बचेगा, यानी यहाँ शेषफल 0 बच रहा है, यानी इसमें कोई भी ऑड डे नहीं होगा, यानी 0 हो गया। 365 में ऑड डे 1 होगा, 366 में ऑड डे 2 होगा, 365 में फिर 1 होगा और ये 1 दिन, ये यानी कि टोटल दिन गिनिए, 1 + 1 2 + 2 4 और 1 5, टोटल ऑड डे की संख्या 5 हो गई। हम लोग किस दिन से चले थे, रविवार से। रविवार के बाद अगला 5वां दिन कौन सा पड़ेगा, गिनिए, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। ध्यान से समझिए, रविवार से हम लोग चले थे और इसके बाद 5वां दिन कौन सा होगा, रविवार के बाद 5वां दिन सोम मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर ए शुक्रवार इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गिव सिनोनिम ऑफ द वर्ड पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी इनकम्प्लीट, यानी कि आंशिक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अधूरा या फिर आंशिक एक ही सेंस में, बी वाला विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द करेक्ट एंटोनिम। यहाँ पर विलोम शब्द पूछा जा रहा है डिसअपॉइंट का, तो डिसअपॉइंट का यहाँ पर विलोम शब्द हो जाएगा सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्ट। ठीक है, डिसअपॉइंट मतलब कि असंतुष्ट और सेटिस्फाई मतलब कि संतुष्ट। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया, द प्रैक्टिस फॉर राइटिंग एडिटिंग और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, यानी कि राइटिंग का प्रैक्टिस, एडिट का प्रैक्टिस और डिक्शनरी को कंपाइल करने के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है कोश रचना। कोश यानी कि शब्दकोश की बात की जा रही है, डिक्शनरी से संबंधित था, तो कोश रचना यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 लेक्सिकोग्राफी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया गया नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है, तो फिर गैदर को कोड क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा कैसे किया गया है। सबसे पहले इनके पैटर्न को समझना होता है, तो इन्होंने क्या किया है कि देखिए R को पहले नंबर पर और N को तीसरे नंबर पर, यानी कि पहले और तीसरे को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर देखिए R
और यन को रिप्लेस कर दिया गया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर एम और एल को रिप्लेस कर दिया गया, देखिए एल और एम को रिप्लेस करके बनाया गया है। और जो बच गया यहाँ पर अल्फ़ाबेट है ओ का एक जोड़ करके ओ का अल्फा अगला अल्फ़ाबेट ओ का पी हो जाएगा और ए का अगला अल्फ़ाबेट बी इन्होंने लिख दिया। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। देखिए गैदर दिया गया, गैदर का यहाँ पर देखिए तीसरा और पहला का इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी यहाँ पर आ जाएगा और ए जो दूसरा अल्फ़ाबेट था इसका क्या हो जाएगा, अगला बी हो जाएगा और जी एज इट इज उतर जाएगा। इसी प्रकार से देखिए इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आर और ई का अगला अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा और एच यहाँ आ जाएगा। यानी हमारा उत्तर क्या बनेगा, टी बी जी आर एफ एच। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। चलिए, पहला कथन दिया गया है कि सभी किताब पेपर है। यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये मान लीजिए बुक हो गया यानी किताब, और सभी किताब को क्या बताया जा रहा है, पेपर बताया जा रहा है। पेपर को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आगे देखिए कहा जा रहा है कुछ पेपर जो है वो जर्नल हैं। तो कुछ पेपर यहाँ पर इसको मैं जनरल लिख दे रहा हूँ और कहा जा रहा है कि कुछ जर्नल जो है वो कैलेंडर हैं, तो इसको मैं कैलेंडर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ जर्नल किताबें हैं, जर्नल यहाँ पर है और किताब यहाँ पर है, क्या कोई मेल है, नहीं। ये डायरेक्टली बोला जा रहा है कि कुछ किताबें हैं। अगर संभावना रहती तो हम इसको सही मान सकते थे, क्योंकि अगर हो सकता था कि किताबें अगर यहाँ पर होती तो ये इसको इंटरसेक्ट कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये संभावना हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एकदम है ही, तो एकदम नहीं है, संभावना हो सकती थी, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव होगा। दूसरा देखिए कुछ कैलेंडर पेपर है, कैलेंडर यहाँ पर है और पेपर यहाँ पर है, क्या इनमें कोई मेल है, नहीं है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए कुछ किताबें जनरल हैं, बुक यहाँ पर है और जनरल यहाँ पर है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि संभावना अगर व्यक्त की जाती तो उत्तर हो सकता था, लेकिन संभावना नहीं, बिल्कुल कंफर्म बोला जा रहा है, इस वजह से नहीं होगा। चौथा देखिए कुछ किताबें कैलेंडर हैं, किताब यहाँ पर है और कैलेंडर यहाँ पर है, क्या कोई इनका कोई इंटरसेक्शन है, नहीं है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। यानी कि कोई भी विकल्प इसका सही उत्तर नहीं होगा। चौथे विकल्प को देखिए, इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया, तो ये कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हुगली नदी के नीचे 500 मीटर की दूरी तय करके सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी ये मेट्रो, और इसका उद्घाटन 2022 में किया गया है। विकल्प नंबर 2 कोलकाता इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो बिना शुक्राणु के दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित करने वाले देश जहां के वैज्ञानिक हैं वो इजराइल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इजराइल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया, तो ये गुजरात में किया गया है उनके द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, तो ये चाइना के द्वारा किया गया था। विकल्प नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, तो ये स्काईलाइट था। ऑप्शन नंबर बी स्काईलाइट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया, तो ये मुंबई से अहमदाबाद किया गया था। विकल्प नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो म्यांमार है, चाइना भी है, मालदीव भी है, लेकिन UAE नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है, तो ये IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया, तो ये तत्कालीन अभी की वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, तो ये गोवा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये माजुली द्वीप हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ये हंगेरियन फोरिंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो ये आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ माइंड लिखी है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया। विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 42 से 46 तक दिए गए अनुच्छेद पर आधारित पूछा गया था। अनुच्छेद के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि सबसे पहले आप प्रश्नों को एक बार नजर डाल लीजिए, तब जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। चलिए जल्दी से प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? इसके बाद से अगला जो प्रश्न है 43 नंबर का, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? अगला प्रश्न है, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? और अगला प्रश्न है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? चलिए जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। दिया गया है, ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य जहाँ समाज को प्रभावित करता है वहीं समाज से प्रभावित भी होता है। व्यक्ति, समाज और साहित्य दोनों की रचना करता है। साहित्य से ही हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रत्येक युग का साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। साहित्य हमारी कौतूहल और जिज्ञासा वृत्तियों और ज्ञान की पिपासा को तृप्त करता है। साहित्य से ही किसी राष्ट्र को का इतिहास, गरिमा, संस्कृति और सभ्यता, वहाँ के पूर्वज के विचारों और अनुसंधानों, प्राचीन रीति रिवाज, रहन सहन और परंपराओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। किस काल में देश के किस भाग में कौन सी भाषा बोली जाती थी, उस समय की वेशभूषा क्या थी, गहन रहन सहन कैसा था, सामाजिक और धार्मिक विचार कैसे थे, यह सब कुछ समय के साहित्य अध्ययन से ज्ञात होता है। चलिए आगे दिया गया है, साहित्य समाज का दर्पण है। इससे अभिप्राय यही है कि साहित्य समाज का न केवल चित्र प्रस्तुत करता है अपितु समाज के प्रति वह अपना दायित्व निर्वाह भी करता है। ठीक है, समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को साहित्य बड़े ही मर्मस्पर्शी रूप से समक्ष लाता है। हिंदी साहित्य की आदिकाल से जुड़े आधुनिक काल का रचित प्रायः सभी रचनाओं द्वारा तत्कालिक समाज की परिस्थिति, विचार व कार्य व्यापार की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। यह भी सही है कि यदि साहित्य वास्तव में केवल समाज का दर्पण होता तो कवि या साहित्यकार समाज की विसंगतियों या विडंबनाओं का प्रचार पर प्रहार नहीं करता और उसे अपेक्षित दिशा बोध देने के लिए भी प्रयत्नशील नहीं रहता। समाज के प्रति साहित्यकार का दायित्व आशा का संचार करना, उत्साह व कार्यबोध की दिशा देना आदि है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक के साहित्यकारों की यही गौरवशाली परंपरा रही है कि समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने में साहित्य का रचनाकार कभी पीछे नहीं हटता। साहित्य में वह शक्ति है जो तोप और तलवारों में भी नहीं होती। चलिए इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया दर्पण के माध्यम से, तो ये विकल्प नहीं दिया गया है। जो भी उत्तर देना है आपको पैराग्राफ के हिसाब से देना है। तीसरा दिया गया पूरी जानकारी देकर, तो ये भी गलत है। इतिहास बताकर, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी देखिए, दुष्प्रभावों को सामने ला करके ये पैराग्राफ में मेंशन किया गया था, हमारा उत्तर होगा। चलिए इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ये पैराग्राफ में मेंशन किया गया था, हमारा उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है,
44 नंबर का प्रश्न देखिए, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान और तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ये विकल्प मेंशन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 45 की, आप अपने स्क्रीन पर देख पाओगे, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार कर उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी मैं उत्तर दे रहा हूँ केवल पैराग्राफ में जो मेंशन किया गया था उसके आधार पर दे रहा हूँ। अंतिम प्रश्न पूछा गया था, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसका सबसे उचित जो शीर्षक होगा वो साहित्य और समाज, क्योंकि एक दूसरे के तौर पर यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न संख्या 47 से 51 तक एक अन्य अनुच्छेद पर आधारित पूछा गया था, तो जल्दी से इसको भी पढ़ लेते हैं। सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है, अथवा वह हरि का मार्ग है जिसमें कायरता का गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार नाम की कोई चीज़ नहीं है। वह तो मर कर जीने का मंत्र है। सब बालक, बड़े, स्त्री, पुरुष चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, खेलते कूदते सारे काम करते हैं। यह रटन लगाए रहें और ऐसा करते करते निर्दोष निद्रा लिया करें तो कितना अच्छा हो। यह सत्य रूपी परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि सिद्ध हुआ है। हम सभी के लिए वैसा ही सिद्ध हो। सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना ही सीधा और उतना ही तंग भी है, अस्सी की धार पर चलने के समान है। नट जिस डोर पर सावधानी से नजर रख कर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है, जरा चूके कि नीचे गिरे। पल पल साधना से ही उसके दर्शन होते हैं, लेकिन सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव है। उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। क्षण भंगुर देह द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं होता। अतः अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रही जाती है। इसी से अहिंसा जिज्ञासु के पल्ले पड़ी। जिज्ञासु के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे या उसके निमित्त जो नाश करना पड़े वह करता जाए और आगे बढ़े। उसने देखा कि नाश करते चलने पर वह आगे नहीं बढ़ता, दर का दर पर ही रह जाता है। संकट सहकर आगे तो बढ़ता है, लेकिन पहले ही नाश में उसने देखा है कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं बल्कि भीतर है। इसलिए जैसे नाश करता जाता है वैसे वैसे वह पीछे रहता जाता है और सत्य दूर हटता जाता है। अब चलिए इस पर आधारित हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न दिया गया है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्यांश में चिर स्थायी शब्द का कौन सा विलोम होगा। तो चिर स्थायी का विलोम यहाँ पर क्षणभंगुर हो जाएगा। चिर स्थायी मतलब कि जो बिल्कुल परमानेंट है, और क्षणभंगुर मतलब कि जो टेम्पररी है, बहुत कम समय के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, श्रद्धापूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। ऑप्शन नंबर सी पैराग्राफ के अनुसार यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 49 के, दिया गया जिज्ञासु को सत्य एवं अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल सही है पैराग्राफ के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया, सत्य और अहिंसा के मार्ग में अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देखिए, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा पैराग्राफ के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया है, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं। तो पैराग्राफ के अनुसार देखिए, सत्य की आराधना करनी चाहिए, हरि के मार्ग पर चलना चाहिए और अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए। ये सभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही उत्तर है। दोस्तों प्रश्न संख्या 52 से 56 तक दिए गए टेबल पर आधारित पूछा गया था। तो जल्दी से टेबल को समझ लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई वर्षों में कंपनी के द्वारा कितना वेतन दिया गया और कितना ईंधन और परिवहन पर खर्चा किया गया, कितना बोनस दिया गया और कितना ऋण यानी ब्याज दिया गया और कितना टैक्स दिया गया, सबका यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए पहला प्रश्न इस पर आधारित 52 नंबर का पूछा गया है। इस अवधि के दौरान कंपनी के प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। यहाँ पर देखिए ब्याज के बारे में पूछा गया था, तो इन सबको जोड़ करके टोटल कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 और 5 वर्ष से, यानी कि 5 से हम लोग भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। सबको जोड़िए, 4 5 9 9 6 15 15 4 19 4 23 का 3 हाथ में 2 शेष बच गया, फिर दशमलव लगा देंगे, 2 3 5 5 2 7 1 8 6 14 14 9 23 का 3 हाथ में 2 बचा, 3 2 5
3 8 2 10 और 1 13, 133.3 आ गया और 5 से भाग दे देंगे औसत निकालने के लिए। तो देखिए 5 दूनी 10, 3 शेष बच गया, 33 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, फिर 3 शेष बच गया, फिर 33 हो गया, यानी 6 बार में फिर जाएगा, फिर 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, फिर 6 से कट जाएगा, 5 छक्का 30, यानी 26.66 लाख हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 26.66 लाख इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो कितना किसका पूछा जा रहा है, बोनस का पूछा जा रहा है, किसके सापेक्ष, वेतन के सापेक्ष। ठीक है, चलिए बोनस वाले कॉलम को हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। ये है बोनस का कॉलम, देखिए इन सबको जोड़िए। तो ये 2 4 6 6 8 14 14 6 20 का 0 हाथ में 2, 7 8 15 15 6 21 21 9 30 का 0 हाथ में 3, 5 6 2 8 3 8 2 10 और 2 12, यानी कि 120 लाख खर्चा किया गया किस पर, बोनस पर। और अब वेतन पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अगर वेतन की बात करें तो 0 4, तो ये हो जाएगा 4, और फिर ये देखिए 4 6 10 15 का 5 हाथ में 1, 4 3 7 5 12 3 15 और 4 19, यानी 1954 रुपया। अब 120 कितना प्रतिशत होगा 1954 का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली 120 बटे 1954 और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, ये नीचे 1954 हो जाएगा। अब इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे, इसका जो मान आएगा वो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी लगभग 0.06% आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत होगा। ध्यान समझिएगा, कहा जा रहा है कि 2011 में जो टोटल खर्चा था, यानी 2011 की बात की जा रही है, टोटल खर्चा इन सबको जोड़ करके हम लोग निकाल लेंगे। और 2015 की बात की गई थी, 2015 के लिए इन सबको जोड़ करके निकाल लेंगे। तो चलिए जल्दी से जोड़ लेते हैं। 2011 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो मैं जोड़ता हूँ, देखिए जल्दी जल्दी। ये 0.4 तो पहले हो जाएगा, और इसके बाद से 5 3 8 2 10 और 10 का 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हाथ में 1 बचा था, 9 10 का 0 हाथ में 1, और उसके बाद से देखिए ये 1 और ये 3 4 हो जाएगा, 4 और 1 हाथ में जो से बचा था 5 हो जाएगा। यानी कि टोटल हमारा कितना माना जाएगा, 500.4 आ जाएगा। और इसको जब जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा लगभग 690। तो इन सबको पूछा गया था कि जो 504 जो हमारा ऊपर वाले का यानी 2011 में खर्चा हुआ था, वो इसका कितना प्रतिशत है। तो सिंपली इसमें 690 से भाग दे देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो हमारा मान आएगा वो लगभग दिए गए विकल्प में देखिए वो आएगा 68.33। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात लगभग कितना होगा। देखिए ध्यान से समझिए, सभी वर्षों का करों पर कुल व्यय, कर कौन सा है, यहाँ पर देखिए ये कर है, तो सभी वर्षों को जोड़ेंगे तो कर पर जो कुल व्यय आएगा वो आएगा 436 रुपया। यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो 436 आएगा। और उसके बाद से कहा जा रहा है कि ईंधन और परिवहन, तो ईंधन और परिवहन को जब यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 604%। इनका अनुपात पूछा गया है। ठीक है, इसका अनुपात पूछा गया है। तो इसको देखिए मैं यहाँ पर काट दे रहा हूँ, 4 से अगर काटता हूँ तो 4 एकम 4 और ये 0 और 4 9 36, और इसको काटते हैं तो 4 15 बार में जाएगा और 1 बार में जाएगा। इसके बाद ये किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 109 बटे 151। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 109 बटे 151 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। 2013 की बात की गई थी, यानी इन सबको केवल जोड़ देना है, बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए पहले 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 6 और यहाँ पर 8, 14 का 4 हाथ में 1। ठीक है, उसके बाद देखिए हाथ में 1 बचा था और ये 5 हो गया, 5 10 10 2 12 13 5 18 के 8 हाथ में 1 3, उसके बाद से देखिए 6 और 7 13 का 3 हाथ में 1, 5 और 1 6 और 1 7। दिए गए विकल्प में देखिए 738.44 कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी 738.44 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों प्रश्न संख्या 57 से 61 तक दिए गए टेबल पर आधारित पूछा गया था, जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें
खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। कार के स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने के समय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप पूरा टेबल देख पा रहे होंगे। और पहला प्रश्न पूछा गया है, 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। औसत गति निकालने के लिए कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय हम लोग करते हैं। तो कुल चली गई दूरी हमें नहीं दिया गया है, लेकिन माइलेज दिया गया है और कुल कितना लीटर पेट्रोल खर्चा हुआ है प्रतिदिन वो दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले चली गई दूरी निकालते हैं। यहाँ पर 10 लीटर प्रतिदिन यहाँ पर उपयोग हुआ है डीजल औसत मात्रा में। ठीक है, 10 लीटर प्रतिदिन। और यहाँ पर 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाता है ऑल्टो, तो 10 लीटर में कितना चला जाएगा, 250 किलोमीटर चला जाएगा ऑल्टो। ठीक है, ये एक दिन की बात है और इसमें 10 से गुणा कर देंगे यानी कि 2500 किलोमीटर चला। और यहाँ पर टोटल समय कितना लगा, यहाँ पर 10 दिनों का टोटल समय दिया गया है और ये जो तेल की खपत है वो प्रतिदिन का था। तो 10 दिन का कितना है, 50, यहाँ पर दिया गया 50 घंटे, तो 50 से हम लोग भाग दे देंगे। तो सिंपली यहाँ पर कितना आ जा रहा है, 5 से काटिए 50, यहाँ पर औसत गति आ गई ऑल्टो की। अब इसी प्रकार से टियागो का पूछा गया था, तो टियागो का निकालिए। तो एक दिन में 12 लीटर खर्चा हो रहा है और 1 लीटर में 30 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि 12 या 36, 360 किलोमीटर ये जाएगा एक दिन में। और चूंकि 10 दिन की बात हुई थी तो 10 से हम लोग गुणा कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल समय दिया गया है, तो चाल निकालने के लिए समय से भाग दे देंगे, तो इससे ये कट जाएगा। 60 से काटिए, 5 से काटिए तो 5 7 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, यानी 72 ये हो गया। और इसका कितना आया था, 50 आया था। और हमसे क्या पूछा था, दोनों का अनुपात पूछा था, पहले ऑल्टो का फिर टियागो का, यानी कि 50 बटे 72 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग 2 से काटे तो ये 25 बार में जाएगा और ये 36 बार में जाएगा। ठीक है, 25 बटे 36 इसका बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी 25 बटे 36 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ऑल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ऑल्टो कहीं पर है और यहाँ पर कहीं क्विड है और ये एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं। आगे ध्यान से पढ़िए, यात्रा कर रहे हैं, मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर दोनों मिल गए, तो ये इसके शुरुआती बिंदु पर चला गया और ये इसके शुरुआती बिंदु पर चला गया। ठीक है, यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से ये और यहाँ से ये के बीच की दूरी कितना है, 2300 किलोमीटर आपको दिया गया है। आगे पढ़िए, तो ऑल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि जहां पर इस पॉइंट पर दोनों मिले थे और इस पॉइंट से ये वाली जो कार है, मान लीजिए ऑल्टो थी, तो इधर इसके डेस्टिनेशन पर जहां शुरुआती बिंदु था वहां पहुंच गया, और ये वाली जो कार है इसके शुरुआती बिंदु यानी यहां पर पहुंच गया। तो यहां से इस कार को यहां तक और इस कार को यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा उसका डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने ऑल्टो का जो एवरेज स्पीड था वो निकाला था, वो कितना आया था, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस प्रश्न में क्विड की बात की गई है और ऑल्टो की बात की है, तो ऑल्टो तो हम निकाल चुके हैं, फिर दोबारा नहीं निकालेंगे। क्विड की बात करें तो देखिए, माइलेज दिया गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दिन में 20 लीटर खर्चा होता है। तो इसका जो एक दिन में चलने का वो है, एक दिन में कुल चली गई दूरी अगर हम लोग निकाल लें तो कितना हो जाएगा, एक दिन में चली गई दूरी 25 दूनी 50 और ये 500 किलोमीटर हो जाएगा। और चूंकि 10 दिन चल रहे हैं तो 10 से गुणा कर देंगे और 10 दिनों में जो टोटल समय लगा वो कितना लगा, 100 घंटे लगा। 100 से भाग दे दूंगा तो इसका एवरेज स्पीड आ गया 50। देखिए ऑल्टो का भी 50 था और क्विड का भी 50 है और दोनों के बीच की दूरी जो थी 2300, यानी जब दोनों समान दूरी से चल रहे हैं यानी कि बीचों बीच मिलेंगे, बीचों बीच बिल्कुल मिलेंगे, यानी कि 1150 किलोमीटर, 1150 किलोमीटर पर दोनों पॉइंट पर मिलेंगे। और यहां से इसको इधर जाने में और इसको इधर जाने में कितना समय लगेगा, जब दोनों का स्पीड समान है तो जाहिर सी बात है दोनों को समान समय लगेगा। और दोनों के लगने वाले समय का अंतर पूछा गया था, जब दोनों का समय समान है तो अंतर कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी 0 घंटा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा तय करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, किसकी किसकी बात की गई है, मिनी की बात की गई है और स्विफ्ट की बात की गई है। मिनी कितना किलोमीटर चला है, 875 किलोमीटर, और स्विफ्ट कितना किलोमीटर चला है, 990 किलोमीटर। यानी कि दोनों का सबसे पहले हम लोग को एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं और उसके बाद से
एवरेज स्पीड हम निकाल लेंगे और यहाँ पर समय दूरी दिया गया है, तो एवरेज स्पीड तो कुल चली गई दूरी में एवरेज स्पीड से भाग दे देंगे तो कुल लगा समय हमें पता चल जाएगा, और दोनों का समय निकलने के बाद से हमें अनुपात निकाल लेना है। चलिए देखते हैं मिनी और स्विफ्ट के बारे में। पहले बात करेंगे मिनी की। मिनी क्या, देखिए एक माइलेज दिया गया 20 और 25 लीटर एक दिन में तेल भरवाता है, यानी कि टोटल इसके द्वारा कितना चला गया, 25 दूनी 50, 500 किलोमीटर, और टोटल 10 दिन की बात हो रही है यानी कि 5000 किलोमीटर हो जाएगा। और इसका जो टोटल समय है वो कितना है, 80 है, तो 80 से मैं भाग दे रहा हूँ, ये जीरो कट जाएगा। ये 8 से अगर काटें तो 8 छक 48, 2 बच जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, फिर 5, 62.5 इसका एवरेज स्पीड हो गया। उसके बाद स्विफ्ट की बात की गई थी, स्विफ्ट यहाँ पर है 22 और ये 10, यानी एक दिन में कितना चला, 220, टोटल 10 दिनों की बात थी तो 10 से मैंने गुणा कर दिया। उसके बाद से यहाँ पर देखिए टोटल समय कितना लगा, 55 घंटे, इसे हम लोग भाग दे देते हैं। तो ये 5 से अगर मैं बेसिकली काटूँ इसको, तो देखिए 5 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो सबसे पहले 11 से काट लेते हैं, तो 11 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 11 से काटेंगे तो 200 हो जाएगा। उसके बाद से 5 से काटेंगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि इसका एवरेज स्पीड कितना हो गया, 40 हो गया, और इसका कितना था, 62.5 था। मिनी का हमारा 62.5 था, और उसने कुल कितना दूरी तय किया, 875, यानी कि 875 में सिंपली हम लोग को 62.5 से भाग दे देना है। और इसी प्रकार से देखिए ये जो था ये स्विफ्ट कार का दिया गया है। स्विफ्ट कार का जो कुल चली गई दूरी 990 था, और इसका हमने कितना निकाला, 40 निकाला। ठीक है, अब चलिए इन दोनों का हमसे अनुपात पूछा गया था, कुल लगे समय का अनुपात पूछा गया था। इसका मान आ जाएगा 14 और इसका मान आ जाएगा 24.75। ठीक है, चलिए 24.75 आ जाएगा। अब देखिए इसका अनुपात क्या बना, इसका अनुपात बना 14/24.75। दिए गए विकल्प में देखिए कोई भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन अगर इसमें मैं 4 से गुणा कर दूं तो 14 चौका 56 हो जाएगा, और इसमें 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 24 चौका 96 हो जाएगा, और ये 4 बार अगर हम लोग जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 96 और 3 99, यानी कि ये वाला विकल्प बिल्कुल सही बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी के द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था। टियागो की बात की गई है, यहाँ पर है, इसका अगर कुल चली गई दूरी हम लोग निकाल लें तो 12 या 36, 360 ये हो गया, और 360 यानी कि 360 एक दिन में चल रहा है, यानी 10 दिनों में 3600 किलोमीटर चल जाएगा। और उसके बाद से टियागो के बाद मिनी की बात की गई थी, तो मिनी का यहाँ पर है, देखिए एक दिन में कितना चल रहा है, 500 किलोमीटर, और 5000 किलोमीटर टोटल हो जाएगा 10 दिनों में। इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए। उसके बाद से देखिए 2 से काटेंगे तो 2 18 दूनी 36, और ये 25 हो जाएगा, यानी कि 18/25 हमारा अनुपात आएगा। विकल्प नंबर 1 देखिए 18/25 इसका सही अनुपात है। अगला प्रश्न है, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 और 300 घंटे में तय करती है, तो कार ए और कार बी की औसत गति के बीच का अंतर क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, 10 दिनों में चली गई कुल दूरी की बात की गई है। ठीक है, 10 दिनों में सभी कारों के द्वारा चली गई कुल दूरी की बात की गई है। तो सबसे पहले 10 दिनों में कितना दूरी तय कर रहा है इसके बारे में ज्ञात कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 250 यानी कि 2500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 220 यानी कि 2200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 36 यानी कि 3600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 5000। यानी कि देखिए 0 0 और ये 5 2 7 6 13 का 3 हाथ में 1, और ये 3 2 5 3 8 8 5 13 5 18, यानी कि 18,300 आपका आ जाएगा कुल चली गई दूरी, 18,300 कुल चली गई दूरी। ठीक है, देखिए हमने सभी कारों के द्वारा 10 दिन में कितनी कुल चली गई दूरी जो है वो हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 18,300 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कार ए का जो औसत गति है और कार बी का जो औसत गति है उनके बीच अंतर पूछा गया है। कार ए के द्वारा 150 घंटे में ये दूरी तय की जाती है। तो चलिए ए का पहले औसत गति निकाल लेते हैं। तो कुल चली गई दूरी यानी 18,300 बटे कुल लगा समय यानी कि 150, तो ये इससे कट जाएगा। 15 से काटिए
15 एकम 15, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, फिर 3 बचेगा, 15 दूनी 30, 122 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा ये ए का स्पीड, एवरेज स्पीड। बी का निकालिए, बी का क्या हो जाएगा, कुल चली गई दूरी 18,300 बटे कुल लगा समय यानी कि 300 से भाग दे देंगे, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 छक 18 और 3 एकम 3 61, यानी कि इनका डिफरेंस हमको बेसिकली ले लेना है। इनका डिफरेंस जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, 61 किलोमीटर प्रति घंटा इनका डिफरेंस आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी 61 किलोमीटर प्रति घंटा इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा। देखिए प्रश्न संख्या 62 से 66 तक एक रेखा आलेख पर पूछा गया है जो कि 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने वाले और कंपनी को छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। इस दौरान 2000 में ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ और ना ही कोई छोड़ा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2000 में कर्मचारियों की जो प्रारंभिक संख्या थी वो आपको दी गई है 5,000। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर दिया गया है। ठीक है, अब आपसे पहला प्रश्न जो इसमें पूछा गया है 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या थी 2003 के दौरान। तो देखिए 2000 जो शुरुआत हो रहा है 2000 में, उस समय कर्मचारियों की संख्या 5,000 थी और यहाँ पर देखिए शामिल होने वाली संख्या 2001 में इतना है, 2002 में इतना है और 2003 में इतने लोग शामिल हुए। तो टोटल कितने शामिल हो गए आप देख लीजिए। टोटल शामिल होने वाले की अगर बात करें तो 1550 आ रहा है और टोटल कितने कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया ये देखिए 4 और 6 10 और ये 15.5 ये भी आ रहा है, यानी कि ना तो कोई बढ़ा ना तो कोई कम हुआ, यानी कि जितना पे स्टार्टिंग हुआ था 5,000 उतना ही संख्या 2003 में भी होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी 5,000 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या में अनुपात कितना है। देखिए सबसे पहले किस किस संख्या के साथ कंपनी में शामिल हुए हैं तो उसके बात कर लेते हैं। तो ये हुए हैं कंपनी में शामिल, ये हुआ है, ये हुआ है, उसके बाद ये है, उसके बाद से देखिए ये है और ये है। तो इसमें सबसे कम संख्या किसकी है 450। ठीक है, और कंपनी छोड़ने वाले की संख्या कौन कौन सी है, ये है, उसके बाद से यहाँ पर देखिए ये है, उसके बाद से ये है और ये है और अंत में ये है। इसमें सबसे अधिक कौन सी है तो 650 सबसे अधिक है, तो 650 ये नीचे हो जाएगा। इनका अनुपात हमसे पूछा गया है तो 5 से काटिए, 5 9 45 और 13 5 65, यानी अनुपात क्या हो जाएगा 9/13 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी 9/13 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी सबसे अधिकतम रही है। कंपनी छोड़ने वाले की संख्या देखा जाए तो ये है, उसके बाद से ये है, उसके बाद से ये है, उसके बाद से ये है और अंत में ये है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 50% की वृद्धि हुई है, उसके बाद से यहाँ पर देखिए 600 से 550 पे आ गया, यानी 8% की कमी हुई। उसके बाद से 550 से 500 पर आ गया, यानी 9% की लगभग, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट निकालना भी नहीं है, अधिकतम की बात की गई है केवल। ठीक है, उसके बाद से देखिए 500 से 600 हो गया, यानी 20% की वृद्धि हुई। उसके बाद से 600 से 650 हो गया, यानी 8% की वृद्धि हुई। यानी सबसे अधिक जो वृद्धि है वो कितना है 50% का, वो किस वर्ष के दौरान है 2001 से 2002 के बीच में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये पूछा गया था कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी, किस वर्ष में। तो जाहिर सी बात है 2002 में हुई थी, किसकी तुलना में 2001 की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर 1 2002 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई है। 2002 से 2003 की बात की गई है। 2003 की अगर बात करें तो अभी हमने पहले ही प्रश्न में निकाला था, इसमें कर्मचारियों की संख्या कितनी थी 5,000 थी और 2002 की बात की गई है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए अगर हम लोग इसमें शामिल होने वाले की बात करें तो कितना हो गया है 950 और छोड़ने वाले की बात करें तो कितना हो गया है 1,000, यानी कि 50 जो एम्प्लॉय हैं वो कम हो गए हैं 2000 से। तो 5,000 थे टोटल और 50 कम हो जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 4,950। ठीक है, 4,950 2002 में थे और 2003 में कितने हो गए 5,000 हो गए। तो यानी कितने की वृद्धि हो गई 50 की वृद्धि हो गई और कितने पर वृद्धि हुई है 4,950 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ऊपर हमारा हो जाएगा 500 और नीचे हो जाएगा 495, लगभग 1%, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
इस पर आधारित अंतिम प्रश्न पूछा गया है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। 2003 में तो हमने निकाल लिया कि इसमें कितने थे एम्प्लॉय काम कर रहे थे 5000। अब देखिए 2003 के बाद से कितने एम्प्लॉय शामिल हुए हैं और कितने छोड़ दिए हैं उसको एडजस्ट करके हम लोग टोटल निकाल सकते हैं कि 2006 में कितने टोटल एम्प्लॉय थे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं 2006 में टोटल कितने एम्प्लॉय थे। तो 2003 के बाद से कितने एम्प्लॉय ने काम छोड़ दिया है, कितने एम्प्लॉय ने काम मतलब पकड़ लिया यानी शामिल हुए हैं, पहले उनकी संख्या देख लेते हैं। तो शामिल होने वाला ये जा रहा है, देखिए 2003 तक तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। 2004 में कितना हुए 700 और इसके बाद से 2005 में कितने हुए 550 यानी 1250 हो गया। और इसके बाद से 2006 में कितने शामिल हुए हैं 700 यानी कि 1950 टोटल शामिल हुए हैं। ठीक है, और कितने लोगों ने काम छोड़ दिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं 500 और 600 1100 और 11 और 6 17 और 1750 ने काम छोड़ दिया है यानी कि घटाएंगे तो 200 आएगा। 200 एम्प्लॉय बढ़ गए हैं 2003 के कंपेरिजन में यानी कि 5000 टोटल थे, अब 200 और बढ़ जाएंगे यानी 5200 हो जाएंगे 2006 में। ठीक है, 2003 में 5000 और 2006 में 5200। 2003 में एम्प्लॉय जो थे और 2006 में जो एम्प्लॉय थे उनके बीच कितना प्रतिशत है आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि सिंपली तौर पर 5000 और यहाँ पर 5200 और गुणे 100 यानी ये पूछा जा रहा है। 100 से ये कट जाएगा और इसका मान लगभग आएगा 96.15% यानी दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 67 से 71 तक दंड आरेख पर दिया गया है। चलिए इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है 67 नंबर का, एक बार देखिए क्या दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। देखिए वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है, यहाँ पर ये 40 है और यहाँ पर 55 हो गया है। ये कितना है 55 है, ये 40 है और यहाँ पर वृद्धि हुई है 55 से 75 हो गया है। ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि कमी है। यहाँ पर देखिए 60 से 80 हो गया, यहाँ पर वृद्धि हुई है, ये 60 है और ये 80 है। यहाँ पर ये कमी है, कंसीडर नहीं करेंगे। ये देखिए ये 65 से आपका हो गया है 90 हो गया है और यहाँ 90 से 95 हो गया। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वर्ष के दौरान हुई है ये आपसे पूछा जा रहा है। 2012 में 2011 की तुलना में लगभग 37.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 2013 की बात करें तो कितने की वृद्धि हुई है 20 की, क्योंकि 55 से 75 हो गया तो 20 की वृद्धि हुई है। कितने में वृद्धि हुई है 55 में, तो इसका प्रतिशत आएगा लगभग 36.36। ठीक है, याद रखिएगा 2012 में हमारा आया था 37.5 और इसका आ रहा है 36.3। ठीक है, इसके बाद से वृद्धि कहाँ हुई है यहाँ पर देखिए 2015 में कितना से 60 से 80 यानी कि 20 की वृद्धि हुई है कितने में 60 में, तो इसका प्रतिशत आएगा लगभग 33.33। ठीक है, इसके बाद से देखिए अगला वृद्धि जो है 2017 में है, कितने का है वो है 65 से 90 यानी कि वृद्धि कितनी की हुई है 25 की वृद्धि हुई है कितने में 65 में और इसका प्रतिशत आएगा 38.46%। 38.46%। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है 38 ये किस वर्ष में 2017 में, तो हमारा उत्तर 2017 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी प्रतिशत है लेकिन ये कम आएगा क्योंकि 90 से 95 तक ही जा रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 2017 में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी 2017 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन से अधिक था। तो सबसे पहले तो औसत उत्पादन हम लोग निकाल लें। औसत उत्पादन कैसे निकाल सकते हैं, जितना भी दिया गया है सबको जोड़ करके टोटल वर्षों से हम लोग जोड़ दें। तो यहाँ पर देखिए कितना था 40 था, तो सिंपली हम लोग जोड़ते चल रहे हैं 40 प्लस यहाँ पर कितना था ये 55 था, 40 में 55 जोड़ेंगे तो आपका मान आ जाएगा 95 और ये कितना था 75 था, 75 जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 170 और ये कितना था ये 60 था, प्लस 60 करेंगे तो इसका मान 230 प्लस 80 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 310 और ये है आपका 65, इसमें 65 जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 375 और इसमें 90 जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 465 और अंत में 95 है तो इसका मान जोड़ देंगे तो इसका मान आ जाएगा 560। टोटल हमारा 560 हो गया और टोटल कितने वर्षों की बात की गई है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी 8 से हम लोग भाग दे दें इसमें, सिंपली मैं 8 से भाग दे रहा हूं तो इसका मान आ जाएगा 70। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष ऐसे हैं जिनका जो उत्पादन है वो 70 से अधिक है। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये कट हो गया, ये कितना था ये भी 60 से कम है, ये भी नहीं होगा, एक तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पर ये 60 से कम 60 है तो ये भी नहीं होगा, एक ये हो गया, उसके बाद से देखिए ये 65 था नहीं होगा, ये हो गया, ये हो गया, यानी टोटल 4 वर्ष हैं। ठीक है,
हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? 2013 और 2014 की बात की गई है। देखिए 2013 ये है और 2014 ये है। 2014 में कितना था? 60, यहाँ पर ये 60 दिया गया है और ये 75 दिया गया है, यानी कितने की गिरावट हो गई? 15 की गिरावट हो गई। कितने में? 75 में। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 15 5 75 यानी 20% टोटल माना आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 20% इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म औसत उत्पादन के लगभग बराबर है? 2015 और 2016 की बात की गई थी, तो 80 2015 में हुआ था और 65 2016 में हुआ था। दोनों को जोड़ दीजिए तो यानी कि 5 और ये 8 6 14 145 हो जाएगा। और औसत निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे तो 2 7 14 और 2 दूनी 4 और ये 72.5 आएगा। और इसमें से आपको विकल्पों से ही छांटना होगा कि कौन सा विकल्प ऐसा है जिसका मान इसके बराबर है। अगर हम लोग बात करें 2012 और 2017 की, देखिए 2012 का ये है और 2017 का ये है। इसका 90 था और इसका ये आपका था 55। 90 और 55 कितना हो जाएगा? 145 आएगा। और इसमें आप 2 से भाग देंगे तो इसका भी मान 72.5 आएगा, यानी हमारा विकल्प क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि थी? 2011 की बात की गई है, यानी कि ये इसका मान दिया गया है आपको 40 और 2018 की बात की गई है, ये इसका मान दिया गया 95। कितने का वृद्धि हुआ? 55 का वृद्धि हुआ। कितने में? 40 में। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये मान हो जाएगा आपका 550/4। 4 से भाग दीजिए तो 4 एकम 4, फिर आपका एक शेष बच गया तो 15 हो गया। 4 तिहाई 12, फिर 3 शेष बचा 30 हो गया। 4 7 28, फिर 2 बचा, फिर 4 5 20, 137.5% होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर ए 137.5% इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा यानी पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? तो ये शाहजहां के समय में हुआ था। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो ये ताम्र पाषाण युग में किया गया था। विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो ये विकल्प नंबर 3 राजगीर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानामप्रिय प्रियदर्शी भी था? तो ये मौर्य सम्राट अशोक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 76 की। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो उस समय मुगल सम्राट का शासन था। विकल्प नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था? तो ये पंडिता रामाबाई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई में सिंध प्रांत निर्माण हुआ? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। विकल्प नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? तो देखिए शहरीकरण तो होगा, क्योंकि जहां पर शहरीकरण होगा वो आर्थिक कारण जरूर बनेगा। औद्योगिकरण भी होगा, क्योंकि जहां उद्योग अधिक होंगे वहां लोग ज़्यादा बसेंगे। पानी की उपलब्धता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी दैनिक आवश्यकता के लिए अधिक है। लेकिन अगर बात करें खनिज की, तो खनिज की कुछ खास एक तरीके से उपयोगिता नहीं है आम जीवन के लिए। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कारक नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन के बीच में है? तो ये नेपाल और तिब्बत के बीच में। विकल्प नंबर सी सही उत्तर होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 84 की निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर देखिए जो लो प्रेशर है यानी कि अल्प दाब जो है भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र। विकल्प नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी ये था, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज भी था, सिंचाई भी था, यानी ये सभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 यह सभी इसका सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 87 की, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दिया गया था। विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 89 की, दिया गया है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती है? तो विकासशील देश की बात की गई है, जैसे भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ पर प्राथमिक जो स्रोत है वो एक तरीके से जो अधिकांश गतिविधियाँ होती है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं, यानी कृषि पर आधारित होती हैं। विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 90 की, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी जो है वो वाणिज्यिक बैंक नहीं है, यही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर देख लीजिए, वैधानिक निगम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत के संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। विकल्प नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो ये 124 है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसके पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के है। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 95 की, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ये संसद को है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा नायलॉन। विकल्प नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी कि उसके तापमान पर। विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस इसके लिए जिम्मेदार होता है। विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।